कहते हैं समय का पहिया कभी रुकता नहीं, हमेशा चलता रहता है। लेकिन ये चलता हुआ पहिया कई बार घूमकर वापस बीता हुआ वो समय भी ले आता है जिसे हम पहले भी जी चुके होते हैं या जिससे हमारा कोई नाता होता है। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है। कहते हैं जब आप किसी के बारे में अक्सर सोचते हैं, सुनते हैं या बात करते हैं तो समय एक ना एक दिन उस शख्स को आपके सामने ले ही आता है, चाहे एक क्षण भर के लिए ही सही। ये अलग बात है कि आप उसे देख पाते हैं या नहीं, पहचान पाते हैं या नहीं। बात उन दिनों की है जब पापा मम्मी की शादी हुई थी। मंदिरों में दर्शन, घाटों की सैर और गंगा नदी में नौका विहार करना बनारस में घाट के पास रहने वाले लोगों और हर शादीशुदा जोड़े के लिए उनकी दिनचर्या का हिस्सा ही होता है। शाम का खूबसूरत समय उनके लिए भी कुछ वैसा ही था। वैसे तो गंगा दिन के हर समय एक जादुई एहसास कराती है, लेकिन शाम के समय गंगा और उसके घाट देखते ही बनते हैं। सूरज के अस्त होते समय उसकी सुनहरी किरणें न केवल गंगा के जल को बल्कि उसके घाटों को भी सुनहरा कर देती हैं। यहाँ तक कि वहाँ आए लोगों के चेहरे पर भी वो सुनहरापन झलकने लगता है। एक अलग ही एहसास होता है वो। और सूर्यास्त होते ही घाट पर रोशनी का जिम्मा कभी चांद तो ज़्यादातर बिजली के बल्ब और दीपक ले लेते हैं। उस रात के अंधेरे में भी अंधेरा नहीं लगता। नदी के पानी से जब दीयों और बल्ब की रोशनी टकराती है तो दोगुनी हो जाती है। और जिस रात आकाश में अधिक तारे निकले हों उस रात के तो क्या कहने। आसमान से पानी तक जहाँ तक नज़र पड़े सिर्फ तारे ही तारे नज़र आते हैं। ऐसे नज़ारों के बीच नाव में बैठकर गंगा के घाटों पर हर रोज़ होने वाली आरती को देखना कितना अलौकिक होता है, ये एहसास तो वहाँ हर जाने वालों को हुआ ही होगा। नाव में बैठकर गंगा की गोदी में होने का एहसास अपनी माँ के करीब होने के एहसास सा ही है। कोई जब नाव में बैठा प्रकृति के अनुभवों से गुजर रहा होता है तो उसका साक्षी न केवल उसका मन बल्कि उस नाव का नाविक भी होता है। वो नाव पर बैठे लोगों को देखता भी है और पढ़ता भी है। कभी चुपचाप रहकर उस नज़ारे को महसूस करने का पूरा मौका देता है तो कभी घाट और नदी से जुड़े किस्से कहानी बताकर आपको सब कुछ एक नए सिरे से देखने और महसूस करने का नज़रिया भी देता है। कभी कभी उसका बोलना अटपटा भी लग सकता है आपको, क्योंकि वो अजनबी होता है आपके लिए। लेकिन ये उस नाविक का मन ही जानता है कि कितना अपना मानकर वो गंगा के किनारे बने 80 से भी अधिक घाटों के सैकड़ों किस्सों में से कुछ 2-4 खास किस्से चुनकर आपको सुनाता है, आपकी ज़रूरत और ज्ञान को ध्यान में रखते हुए। हर बार जब भी मैं वहाँ नाव पर गई हूँ मैंने ये महसूस किया है कि नाविक हमें सिर्फ पढ़ता ही नहीं, वो ये भी चाहता है कि जब हम वहाँ से वापस चले जाएं तब भी बनारस के घाटों और गंगा को उस तरह भी याद रखें जैसा उसने हमें बताया है। हम तो गंगा को कभी कभी ही जीते हैं, वो तो हर रोज़ जीता है, हर पल जीता है। उसका नज़रिया कुछ तो अलग होगा ही और बेहतरीन भी। उसकी नज़रों से देखें तो वो अपनी गंगा और अपने घाटों का परिचय ही तो कराता है हम सैलानियों से। शायद उसके जितना महसूस ही नहीं कर सकते हम कभी उस जगह को। अब अपनी कहानी पर वापस आते हैं। ऐसे ही सैकड़ों नाविकों में से एक था 20-22 साल का हट्टा कट्टा नौजवान बाबूलाल। पापा मम्मी ज़्यादातर उसी की नाव पर सैर के लिए जाते थे। एक जुड़ाव सा था पापा मम्मी को बाबूलाल से, और उसका भी जुड़ाव ज़रूर रहा होगा। तभी तो कभी कभी अपनी नैया के साथ पापा मम्मी के आने का इंतज़ार करता रहता, यहाँ तक कि दूसरे ग्राहकों को घुमाने के लिए मना भी कर देता। बहुत बातें भी बना लेता था, घाटों से जुड़ी पुरानी पुरानी कहानियाँ सुनाता और बाकी नाविकों से अलग थोड़ा ज़्यादा दूर तक और देर तक घुमाता था। उसके बारे में इतना ही जानती हूँ मैं। छोटी थी तब से जब भी पापा घाट, गंगा और नौका विहार की बातें करते तो उसका छोटा सा जिक्र कर ही देते थे। मैं भी एक छोटी सी कल्पना कर लेती थी उस समय की। मैंने कभी बहुत ज़्यादा ध्यान से नहीं सुना सब, लेकिन फिर भी वो मुझे याद रह गया था। मुझे घाट पर जाने का मौका भी कम ही मिला था, क्योंकि हमारा घर घाट से दूर था और मैं भी बनारस में ज़्यादा रही नहीं। अब तक कुल मिलाकर 7 या 8 बारी घाट पर जा पाई हूँ। लेकिन अब मन बहुत होता है वहाँ जाने का,
घाट को सिर्फ देखने का नहीं बल्कि महसूस करने का भी। मन बहुत ही शांत और एकाग्र होना चाहिए कोई भी निर्जीव वस्तु महसूस करने के लिए, तभी वो जीवंत लगती है। जब घाट के उस भीड़ भाड़ में आप ऐसे खो जाएं कि आपको वहाँ आए लोग दिखाई और सुनाई देना बंद हो जाएं, तभी घाट और नदी की आवाज़ महसूस कर पाएंगे आप, वरना तो सिर्फ शोर ही सुनाई देगा। बनारस के घाट हमेशा से मुझे असीम शांति देते हैं और गंगा असीमित ऊर्जा। गंगा की लहरों पर हिंडोले खाती नाव इतनी ताल में चलती है कि मन भी उसी ताल में सोचने लगता है, सब कुछ लयबद्ध तरीके से लगता है। और जो इस लय को बनाए रखता है वो है नाविक और उसकी भुजाओं का असीमित बल। देखने में नाव चलाना शायद बड़ा आसान लगे, लेकिन बड़ी मेहनत का काम होता है चप्पू चलाना। जो लोग सैलानी बनकर बोटिंग करते हैं और नाविक से चप्पू मांगकर चप्पू चलाते समय फ़ोटो खिंचवाते हैं, उन्होंने ये ज़रूर महसूस किया होगा। भुजाओं को नदी के प्रवाह की तेज़ी और गहराई का अंदाज़ा लग जाता है, फेफड़े बिल्कुल निचुड़ जाते हैं। ज़्यादातर नाव चलाने वाले नाव चलाते वक्त ज़्यादा बोलते नहीं हैं, सांसों को बचा कर रखते हैं ताकि फेफड़ों पर जोर कम पड़े। अगर वो कभी नाव चलाते वक्त आपसे कुछ कहें या बात करें तो समझिएगा कि बहुत ख़ास हैं आप और बहुत ख़ास है वो बात। ज़रा ध्यान से सुनिएगा उन्हें। ज़्यादातर नाविक अपने बारे में कम ही बताना पसंद करते हैं। वजह दो है, एक तो बेवजह बोलने से सांसें फूलेंगी और दूसरा हर रोज़ नए सैलानी और ज़्यादातर से तो दोबारा मिलना भी नहीं। अब क्या परिचय दें वो अपना हर किसी को। एक बार 3-4 साल पहले जब मैं बनारस गई थी तो हम भाई बहनों ने सुबह सुबह गंगा घाट जाने का प्रोग्राम बना लिया और सोचा बोटिंग भी कर लेंगे। रात में जब सब प्लानिंग चल रही थी तो पापा भी वहीं थे और उन्होंने फिर से एक बार बातों बातों में बाबूलाल का मामूली सा जिक्र कर दिया और हर बार की तरह ही मैंने सुन भी लिया। अगले दिन सुबह घर से निकलने में थोड़ी देर हो गई, इसलिए घाट पर तकरीबन 7 साढ़े 7 तक पहुंच पाए होंगे हम। बहुत कम सैलानी होते हैं उस समय वहाँ पर, इसलिए ज़्यादा नाव वाले भी नहीं दिख रहे थे। मेरा छोटा भाई कुछ दूर तक चला गया कि शायद कोई नाव वाला दिख जाए। मैं भी नज़रें इधर उधर दौड़ाने लगी। तभी अचानक से कानों में एक आवाज़ पड़ी, ओ बाबूलाल एहर आवा। वो आवाज़ जैसे सीधे मन से जा टकराई हो। दिल की एक धड़कन जैसे रुक सी गई और लगा कुछ पहले सुना हुआ फिर से सुन लिया। फिर लगा ये वो बाबूलाल नहीं होगा। अब नज़रें सब कुछ छोड़कर बाबूलाल को ढूंढने लगीं। एक सेकंड में कितने ख्याल आए और गए। एक पल को लगा अगर उम्र में 60-65 का हुआ तो ज़रूर वही बाबूलाल होगा। फिर लगा शायद कोई कम उम्र का युवक हो ये वाला बाबूलाल। उतनी ही देर में मैंने प्रार्थना भी कर ली कि काश वही वाला बाबूलाल हो, मैं भी देख लूँगी उसे। फिर अचानक से मेरी यहाँ वहाँ दौड़ती नज़रें ठिठक कर एक जगह रुक गईं। 60-65 साल का गहरे सांवले रंग का लंबे कद का वो शख्स एक कॉलर वाली टी शर्ट और धोती पहना हुआ था, बनारस की भाषा में जिसे लुंगी भी कहते हैं। कंधे झुक से गए थे और कंधे पर एक तरफ एक गमछा भी पड़ा हुआ था। सिर के बाल कुछ उड़ से गए थे। घाट की सीढ़ियों से उठकर पुकारती हुई आवाज़ की ओर बढ़ने लगा। सब कुछ इतनी जल्दी हो रहा था कि समझ ही नहीं आया क्या करूं। अचानक मैंने अपने पति से कहा इनकी एक फ़ोटो ले लीजिए मोबाइल में, लेकिन चुपके से, कहीं ये बुरा ना मान जाएं कि हम इनकी फ़ोटो बिना इजाज़त ले रहे हैं, क्योंकि ये भी तो नहीं पता था कि ये वही बाबूलाल है भी या नहीं। मेरे पति को थोड़ा अजीब लगा मेरा ये कहना, लेकिन फिर भी उन्होंने बिना कुछ ज़्यादा पूछे चुपके से उनकी एक फ़ोटो ले ली। नाव पर घूमते हुए मैं भले ही सबके साथ बातें कर रही थी और खूबसूरत नज़ारों को मन में समेट रही थी, लेकिन दिमाग के एक हिस्से में यही ख्याल लगातार चल रहा था कि वही होंगे या कोई और। अब तक सब मिलाकर 5-6 बार ही तो मामूली सा जिक्र सुना था मैंने इनका पूरी ज़िंदगी में, और कल रात पापा ने फिर से जिक्र न किया होता तो शायद ही ये नाम एकदम से याद आता या ध्यान खींचता। अंदर से आवाज़ आ रही थी कि हो ना हो वही होंगे। घर वापस पहुंचते ही सबसे पहले पापा को फ़ोटो दिखाया और पूछा, पापा ये आप लोगों के नाव वाले बाबूलाल हो सकते हैं क्या?
पापा ने कुछ देर तक गौर से उस तस्वीर को देखा और कहा, वही तो है, कितना बुढ़ा गया है बाबूलाल। कलेजे को जैसे ठंडक सी मिली, क्योंकि मन भी यही चाहता था कि वही हो। कुछ देर तक अचंभा सा लगा कि ऐसा भी होता है क्या भला, कि लाखों की भीड़ वाले शहर में वो भी मिल जाए जिससे ना कोई पहचान हो, जिसे ना कभी ढूंढना चाहा, बस कभी कभी एक मामूली सा जिक्र सुना था जिसका। उसकी कहानी तो हम सब भाई बहनों ने सुनी थी, फिर क्यों जब उस शख्स ने बाबूलाल का नाम लिया तो सिर्फ मुझे ही सुनाई दिया। सिर्फ सुना ही नहीं दिया, अंतर मन तक गया। कितना विचित्र संयोग था, जैसे सब कुछ पहले से ही रचा जा चुका हो। ये काल चक्र ही तो था जो घूमते घूमते फिर उन्हीं घाटों पर एक क्षण के लिए मेरे लिए थमा था। उस दिन एहसास हुआ कि ये काल चक्र कभी कभी थमता भी है और बीते समय को वापस भी लाता है, हमें कुछ दिखाने और एहसास कराने के लिए। कई बार हम देख पाते हैं जो ये हमें दिखाना चाहता है, और कई बार शायद हम देख भी नहीं पाते हैं।